Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें COOH समूह पाया जाता है और वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। इन कंपाउंड्स में जिनमें कि कार्बन से एक हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जुड़ा हुआ हो तथा साथ ही में COOH समूह भी है, उनको हम हाइड्रोक्सी एसिड्स कहते हैं। ऐसी यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोक्सी तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह विद्यमान हो, उनको हाइड्रोक्सी एसिड्स कहते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स में काफ़ी अंतर होता है और इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। जब हम इनका नामकरण करते हैं बच्चों, तो इनकी पेरेंटल नेम से या पेरेंटिक एसिड के नाम से एक ग्रीक वर्ड जोड़ दिया जाता है। जिस कार्बन पर COOH समूह जुड़ा हुआ है उसे अल्फ़ा बीटा गामा भी कह सकते हैं। तो ये हम इसका ट्रेडिशनल पद्धति है। IUPAC पद्धति में हम जो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पर 1 2 3 4 लगाकर एल्केनोइक एसिड लिखेंगे। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सी समूह 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड तो इसका ट्रेडिशनल नेम हो जाएगा और IUPAC नामकरण हाइड्रोक्सी एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है और जिस समूह कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उसका हम, जैसे गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है, लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा उसका 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। यदि हम इनके प्रचलित नाम एवं IUPAC नामकरण का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ये 2 कार्बन वाला एसिड ग्लाइकोलिक एसिड है और उसका नाम हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड है। जो इसका रूढ़ नाम ग्लाइकोलिक एसिड है वो किससे आया बच्चों? वो ग्लाइकोल से, और ग्लाइकोल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सभी के से हमें प्राप्त अम्ल को उनके नाम के अनुसार जाना जाता है और IUPAC नामकरण हमेशा एक ही पद्धति से होते हैं। अब हम इनके बनाने की विधि की तरफ चलें तो उनके बनाने की जो सामान्य विधियां हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन्स के साइनोहाइड और इनके जो साइनोहाइड्रिक के जल अपघटन के द्वारा जब हम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स के जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जाती है तब भी हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त होते हैं। और यदि हम 1,2 ग्लाइकोल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर भी हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एल्डिहाइडिक या कीटोनिक अम्लों के साथ कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाते हैं तब भी हमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स या 1 हाइड्रोक्सी एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। रिफॉर्मर्स की रिएक्शन के अनुसार जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने के लिए बहुत ही उत्तम विधि है, इस विधि में हम जब अल्फ़ा हेलोजन एस्टर की अभिक्रिया जिंक की उपस्थिति में किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर से करवाएंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एस्टर्स बनेंगे जो कि जल अपघटित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स दे देंगे। जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है एस्टर के साथ में तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया की मैकेनिज़्म हम देखें तो ये विभिन्न पदों में संपन्न होती है, जिसमें हमारे पास में एस्टर
जिंक कैटलिस्ट के साथ में अभिक्रिया करता है और फिर उसका अपघटन होकर जल अपघटित होता है, जल अपघटन, और हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाता है। एल्कोहल्स से भी, जब एल्कोहल्स को हम काम में लेते हैं तब हमें हाइड्रोक्सी एसिड्स की प्राप्ति होती है। ये एक वेल नोन अभिक्रिया है जिसे हम एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन से प्राप्त एल्डोल्स का टॉलिन रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है और हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें एसीटल्डिहाइड का जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाया जाता है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है और उसके ऑक्सीडेशन के साथ, टॉलिन रिएजेंट के साथ उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये है बच्चों हाइड्रोक्सी एसिड्स की बनाने की विधियाँ। अब हम इनकी सामान्य गुण और उनकी सामान्य अभिक्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हाइड्रोक्सी एसिड्स साथ के जो सभी सदस्य हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड्स जैसे एक ठोस पदार्थ है और बाकी सभी लिक्विड्स होते हैं और ये पानी में अत्यंत घुलनशील होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स से अधिक प्रबल होते हैं। जल में क्या होता है, इनकी घुलनशीलता और प्रबल अम्लता इनमें उपस्थित हाइड्रोक्सी व कार्बोक्सिलिक समूह के संयुक्त इफेक्ट के कारण होती है और ये दोनों ही समूह क्या है, हाइड्रोजन बंध बनाने वाले होते हैं। तो जितना अधिक इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की होती है उतनी इनकी घुलनशीलता भी बढ़ती जाती है। इनकी जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल और अल्कोहल दोनों की भांति कार्य करते हैं क्योंकि इसमें COOH समूह एवं OH समूह दोनों ही उपस्थित होते हैं और अधिकतर अभिक्रियाओं में ये समूह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अतः यदि अम्लीय समूह को एस्टीकृत करते हैं तो यौगिक हमें एल्कोहल की भांति कार्य करता है और अम्ल की जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं हमारी, जो कि अम्ल देते हैं एस्टीकरण, एमाइड हैलाइड या नाइट्राइल बनाना और अल्कोहल की सामान्य अभिक्रियाएं, ये सभी ईथर, एस्टर आदि बनाना इनके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो हम इनकी अभिक्रियाओं को देखें। यदि ग्लाइकोलिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड बनता है और ये अभिक्रिया में दोनों समूह ही भाग ले रहे हैं। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दोनों समूह भाग लेते हैं और यदि एसिटाइल क्लोराइड शीघ्र जल अपघटित होकर क्लोरो एसिटिक एसिड बना लेगा। इनकी अभिक्रिया जब तनु H2SO4 या अम्लीय KMnO4 के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है तो वो एल्डिहाइड बनाता है और यदि और हायर कंपाउंड है तो वो कीटोन बना लेगा। हाइड्रोक्सी अम्लों को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अपचयन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी समूह अपचयित हो जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। जब लैक्टिक एसिड को अपचयित करवाया जाता है तो हमें ब्यूटायरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। जब इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट करते हैं, जब इनको हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करते हैं तो ये हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये निर्भर करता है कि दोनों समूहों की सापेक्ष स्थिति क्या है। हाइड्रोक्सी समूह और COOH समूह कितनी डिस्टेंस पर उपस्थित हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड गर्म होकर लैक्टाइड बना रहा है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में OH समूह दूसरे यौगिक के OH समूह के हाइड्रोजन से जल निकलता है और हमें लैक्टाइड प्राप्त होता है। जबकि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को, यदि हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करेंगे तो हमें अनसैचुरेटेड अम्ल मिलेंगे क्योंकि इसमें COOH समूह एवं हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति
दूर होने के कारण हमें जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड को गर्म किया जाता है तो क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब गामा हाइड्रोक्सी एसिड या 4 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उनको गर्म करने पर हमें गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन प्राप्त होता है। और यदि डेल्टा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड को गर्म करते हैं तो हमें डेल्टा वेलेरोलैक्टोन प्राप्त होता है। ये बच्चों इनकी सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार यदि हाइड्रोक्सी एसिड में 2 COOH समूह उपस्थित हों अर्थात हाइड्रोक्सी समूह के साथ ही साथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उनको डाई हाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड कहा जाता है। इसमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित हो सकता है और उनके साथ में 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं तो इनको हम डाई बेसिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि सक्सिनिक एसिड के 2 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो सकते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड एवं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड का जो कॉमन नाम है वो है मैलिक एसिड एवं डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड का कॉमन नाम है टार्टरिक एसिड। ये मैलिक एसिड एवं टार्टरिक एसिड के नाम से अधिक प्रचलित है। तो बच्चों हम दोनों एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है मैलिक एसिड अर्थात मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड या मैलिक एसिड ये अधिकतर कच्चे फलों सेब अंगूर केला नाशपाती आदि में पाया जाता है और ये प्राप्त करने का जो सोर्स है वो कच्चे सेब के कारण है और इसी वजह से इसका नाम मैलिक एसिड पड़ा। मैलम एक लैटिन वर्ड है जिसको कि हम सेब कहते हैं और यहीं से इसका नाम मैलिक एसिड आता है। इसको बनाने की जो सामान्य विधियां हैं वो है जब उच्च दाब पर मैलिक एसिड व तनु सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करते हैं, जो कि मैलिक एसिड अनसैचुरेटेड एसिड है, उसको जब गर्म किया जाता है तो हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। लेबोरेटरी में बनाने के लिए ब्रोमोसक्सिनिक एसिड को जब नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाता है तो मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड में भी एक अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु उपस्थित है, अतः यह अलग अलग यदि एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा या ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे जिन्हें हम D+ या डी मैलिक एसिड एवं L- या L मैलिक एसिड कहते हैं। कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों होता है तो वो दर्पण प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण प्रतिबिंब वही यौगिक बनाता है जिसके के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन हो अर्थात जिसकी प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं एवं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमा देता है। उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स में जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो एनेंशियोमर कहलाते हैं अर्थात मैलिक एसिड एनेंशियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो ये जिसमें जो कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमा लेता है उसे प्लस या डी मैलिक एसिड कहते हैं और जो बाईं तरफ घुमाता है उसे L या माइनस मैलिक एसिड कहते हैं। D एवं L के मिश्रण को रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं और रैसिमिक या DL मिश्रण होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी जो है
रैसिमिक मिक्सचर की वो क्यों आती है? क्योंकि एक यौगिक के कारण समतल ध्रुवित प्रकाश यदि दाईं तरफ घुमाता है तो उतने ही प्रभाव से दूसरा आइसोमर उसे बाईं तरफ घुमाएगा और रिजल्टेंट एक्टिविटी उसकी शून्य हो जाएगी। दोनों ही उपरोक्त दोनों ही जो मेथड्स हैं इसकी बनाने की, उससे हमें रैसिमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। तो किसी एक रूप को प्राप्त करने के लिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए हम जो विधि उपयोग में लाते हैं उसमें हम प्लस एस्पार्टिक एसिड की नाइट्रस एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें डी प्लस मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी प्रकार टार्ट्रिक अम्ल डी प्लस का सावधानी पूर्वक कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाते हैं तो डी प्लस मैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। नेचुरल सोर्सेज से जो हमें एल माइनस मैलिक एसिड प्राप्त होता है वो कुछ फलों के एस्बेरिया के रस से दूधिया चूने में उबालकर कैल्शियम मैलेट अवक्षेपित कर लिया जाता है एवं उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर हमें एल माइनस मैलिक एसिड प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स के जो सामान्य गुणधर्म है ये डी एवं एल दोनों ही रूप रंगहीन क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस होते हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट 100 होता है। इसको हम प्रयोगशाला में टेस्ट करने के लिए बहुत काम में लेते हैं, जबकि इसके रैसिमिक मिक्सचर का गलनांक 130 डिग्री होता है और ये आर्द्रताग्राही भी नहीं होता है। यह जल एवं अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है जबकि ईथर में इसकी विलयशीलता कम होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह एवं एक हाइड्रोक्सी समूह होता है, तो इसे गर्म करने पर अल्फा स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण व दूसरे में बीटा स्थिति पर होने के कारण ये हमें गर्म करने पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की भांति कार्य करता है। लेकिन गर्म करने पर यह जल का एक अणु खोकर अनसैचुरेटेड एसिड बना देता है और मैलिक एसिड को जब हम अनसैचुरेटेड एसिड्स के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें प्राप्त हो जाते हैं और मैलिक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल, चूँकि मैलिक अम्ल स्वयं एक के अणु को खोकर मैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है, अतः मैलिक अम्ल गर्म करने पर फ्यूमेरिक अम्ल व मैलिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर बन रहा है। बच्चों ये उनकी मैलिक एवं फ्यूमेरिक अम्ल की पहचान में भी ये अभिक्रिया काम में आती है, क्योंकि मैलिक अम्ल कम ताप पर बना लेगा एनहाइड्राइड और फ्यूमेरिक अम्ल अधिक ताप पर बनाएगा। जब हम इनका अपचयन करते हैं तो ये सक्सेनिक अम्ल बना देता है क्योंकि इसमें से जल का अणु निकल जाता है। ऑक्सीकरण करने पर जब हाइड्रोक्सी एसिड मैलिक अम्ल का सावधानी पूर्वक ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है, जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो बनता है बच्चों वो क्या होगा, उसमें हमें कीटो रूप एवं इनोल फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट है। कीटो का मतलब कार्बोनिल समूह एवं इनोल का मतलब हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो यह दोनों जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी प्रदर्शित करेगा। क्रोमिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीडेंट के डालने पर हमें मैलोनिक अम्ल बनेगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर यह अपघटित हो जाता है और फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मिल एसिटिक एसिड बना लेता है। इसके अलावा अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा और सबसे अधिक जो मैलिक अम्ल है उसका उपयोग औषधियों में, कुछ जेली और ड्रिंक्स बनाने में एवं पॉलिएस्टर व रेजिनों के सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये मैलिक अम्ल के बारे में।
अब हम अगले लेक्चर में दूसरे अम्ल के बारे में